Hello students, welcome back. So here we are going to talk about atomic theories और एटमिक थ्योरीज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको डाल्टन्स एटमिक थ्योरी, महर्षि कर्णद ने क्या बताया, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर जो एटमिक मॉडल स्टार्ट हुए उसमें सबसे पहले जो एटमिक मॉडल दिया वो दिया जे थॉमसन ने, और उसके बाद जो मॉडल दिया गया दैट वी आर यूजिंग दैट मॉडल एक्चुअली उसमें कुछ कमियां ज़रूर थी, बट उसी मॉडल ने आप कह सकते हैं एक फाउंडेशन रखी, एक नींव रखी। देखिए, किसी चीज़ की शुरुआत के लिए एक पहली जो शुरुआत होती है वो रदरफोर्ड ने की। तो जे थॉमसन ने नो डाउट शुरुआत की थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ज़्यादा बेटर था, और जो जे थॉमसन है उनका आप कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट पे उनका रूल लागू नहीं होता था। चलिए बात करते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया, व्हाट डिड ही डू इन दिस एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द एटमिक मॉडल। एटमिक मॉडल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया, दैट ही यूज सम इंस्ट्रूमेंट्स। पहले हम उनकी बात कर लें। एज ही यूज वन गोल्ड फॉइल एंड द साइज ऑफ दैट गोल्ड फॉइल वॉज 10⁻⁷ नैनोमीटर। ठीक है, गोल्ड फॉइल की साइज 10⁻⁷, और इसी तरह से ये जो गोल्ड फॉइल है, सिमिलरली आप ये मान लीजिए जैसे हम एक मेटल की फॉइल यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं, है ना। तो वो एल्युमिनियम फॉइल इट कैन बी टियर्ड वेरी इजीली, आसानी से उसको फाड़ा जा सकता है। सो मोर देन दैट, उससे भी पतली आप कह सकते हैं, गोल्ड की एक पतली लेयर फॉइल जो है वो यूज़ की गई। एंड दिस फॉइल वॉज सराउंडेड विथ अ circular layer which is polished with zinc sulfide. ठीक है, second thing, instrument he used which is used to bombarded that alpha particles. अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करने के लिए एक मान सकते हैं आप छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज में लिया। सो फॉर दैट हिज एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड ही यूज, अ गोल्ड फॉइल, सेकेंड वन, और इसको ऐसे लिखने के बजाय हम सीधा यूज़ कर देते हैं। द डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ, उसके बाद में एक एक करके हम उसको डिस्कस कर लेंगे। व्हाट ही डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स दैट ही यूज, alpha particles were nucleus of helium, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जो है उस पर आप चार्ज जो है वो मान लीजिए पॉजिटिव, एज इट इज इन दिस मैनर। ठीक है, सो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बॉम्बार्डेड, यानी अल्फा पार्टिकल्स या जो है उसकी जगह पे आप कह सकते हैं हीलियम के न्यूक्लियस उन्होंने लिया। सो अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की, किस पर की, इस गोल्ड फॉइल पर, और इस गोल्ड फॉइल को जिंक सल्फाइड से आप कह सकते हैं कवर कर दिया। जिंक सल्फाइड की एक लेयर रखी जिस पर जिंक सल्फाइड का अंदर से उस पर पॉलिश की हुई थी। क्यों किया ऐसा, वाई दैट जिंक सल्फाइड वॉज प्लेस्ड, सब डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार ये एक्सपेरिमेंट जो है वो लिख देता हूँ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, और या फिर हम ये कहेंगे दैट ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन thin gold foil which was surrounded
by layer of जिंक सल्फाइड, यानी उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की इस इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। और ये जो जिंक सल्फाइड है वो यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया, वाई इट वॉज यूज्ड देयर, ये क्यों यूज़ किया गया। सो यू कैन से व्हेन अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दिस गोल्ड फॉइल, जब अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से पास करेंगे तो उनका डायरेक्शन क्या है ये पता लगाने के लिए ये उन्होंने इस जो बाहर की तरफ एक कवरिंग रखी हुई है, एक आप कह सकते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर जो रखी हुई है, उसको जिंक सल्फाइड से कवर किया। अब आप पूछेंगे सर इसका डायरेक्शन उस जिंक सल्फाइड से कैसा पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। तो देखिए जब अल्फा पार्टिकल्स इसके थ्रू पास करेगा और इट विल स्ट्राइक टू द सरफेस, वो इस सरफेस से टकराएगा जिंक सल्फाइड जहाँ पर पॉलिश किया हुआ है। तो जैसे ही जिंक सल्फाइड उससे टकराएगा इट विल प्रोड्यूस अ फ्लैश, वो एक चमक पैदा करेगा। सो इन दिस मैनर द साइंटिस्ट विल नो दैट द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स कहाँ पर वो टकरा रहे हैं, उनकी पार्टिकल्स की डायरेक्शन उनको पता लगेगी। ठीक है, सो जिंक सल्फाइड यू कैन से इट विल रिप्रेजेंट और ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल जब इससे टकराएगा तो वो एक चमक पैदा करेगा, उससे उनको पता लगेगा डायरेक्शन ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल्स। तो अभी तक हमने देखिए क्या देखा, उन्होंने क्या किया, ही टेक अ थिन गोल्ड फॉइल एंड ऑन दैट गोल्ड फॉइल बिफोर ही बॉम्बार्ड दैट इट इज़ सराउंडेड विथ अ लेयर, उन्होंने एक सर्कुलर लेयर से उस गोल्ड फॉइल को सराउंड किया, दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड दैट सर्कुलर लेयर वॉज पॉलिश्ड विथ जिंक सल्फाइड, वो लेयर जिंक सल्फाइड से पॉलिश्ड थी। तो जिंक सल्फाइड से पॉलिश्ड होने का मतलब क्या हुआ कि ये जब पार्टिकल्स उससे टकराएंगे तो वो चमक पैदा करेंगे। सो ही प्लेस दैट लेयर अराउंड द गोल्ड फॉइल एंड ही बॉम्बार्डेड दैट अल्फा पार्टिकल्स, फिर उन्होंने उस अल्फा पार्टिकल्स की उस पर बौछार की। अब क्या उन्होंने देखा वो हम अलग समझेंगे, क्या उन्होंने समझा वो हम अलग समझेंगे, और फिर फाइनली उन्होंने क्या मॉडल दिया उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ ये एक्सपेरिमेंट था। अब डिस्कस करते हैं इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये अल्फा पार्टिकल्स जब बौछार उन्होंने की तो इसके थ्रू इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। सो हियर वी विल राइट डाउन ऑब्जर्वेशन। भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन होगी, यानी ये समझा जाएगा कि उसमें हो क्या रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए चेंजेस जो हुए वो समझते हैं हम। देखिए चेंजेस की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डिड ही सी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा दैट ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, अभी हमें ये नहीं बताना है कि जैसे आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो अभी हमें ये नहीं देखना है कि वो खोखला था मॉडल वगैरह जो भी है, हमें अभी ये देखना है कि पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ठीक है, मोस्ट ऑफ
alpha particles passed away through gold foil without any deflection. यानी ये जो पार्टिकल्स थे वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए, ज़्यादातर पार्टिकल्स, ठीक है। हियर यू कैन सी ओवर दिस डायग्राम, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है, ठीक है, दैट पार्टिकल्स यू कैन सी इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद एन एरो। तो ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, डिफ्लेक्शन मतलब उनके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वो क्या हुए, सीधे निकल गए। एक चीज़ ऑब्जर्व इन्होंने ये की। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या ऑब्जर्व की, दैट ही ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया, सम अल्फा पार्टिकल्स get deflected at small angles। यानी उन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोटे छोटे एंगल्स पे घूम जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे हम ये ओके, फिर दिख नहीं रहा आपको, वेट, हाँ, नाउ इट इज़ ओके। तो देखिए उन्होंने जो देखा उस चीज़ को समझते हैं, दैट एज अल्फा पार्टिकल्स was moving through that gold foil, then these alpha particles, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कुछ एंगल्स पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, यानी सीधे जाने की बजाय, ये अल्फा पार्टिकल्स सीधे जाने की बजाय इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गए। अब ये क्यों हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो उन्होंने देखी। थर्ड थिंग व्हाट ही हैव सीन, क्या देखा उन्होंने, दैट आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट 20,000 पार्टिकल्स की जो बौछार की, ठीक है, उनमें से ओनली one particle return back onto the same path। मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल ऐसा था जो उसी पैथ पर वापस लौट करके आ गया। उसी पैथ पे लौट के आने का मतलब क्या हुआ समझे, as we draw this circle as like that, so if that particle is passing through that
गोल्ड फॉइल, ठीक है, वो इस तरह से गोल्ड फॉइल पास कर रहा है और दिस वन इज मूविंग लाइक दैट और इसे टकराने के बाद इट रिटर्न्स बैक एट 180 डिग्री, ओनली वन पार्टिकल्स. सो दीज थ्री ऑब्जर्वेशन ही सी अबाउट दैट अल्फा पार्टिकल्स. उन अल्फा पार्टिकल्स के बारे में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस देखे. क्या देखे? सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के. कुछ पार्टिकल हैं छोटे छोटे एंगल्स पे घूम गए और आउट ऑफ देम सम ओनली वन पार्टिकल रिटर्न्स बैक, वो वापस आ गया. चलिए, अगर ऑब्जर्वेशन हो गया तो अब हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे क्या कंक्लूजन निकाला. ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया, कंक्लूजन समझते हैं. निर्णय क्या लिया उन्होंने? कंक्लूजन. ठीक है, चलिए. As he see that most of alpha particles passed away without any deflection, यानी ज़्यादातर पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए. तो मतलब ये हुआ कि रास्ते में उनके कुछ फोर्स या पार्टिकल नहीं आए जो उन्हें रोकते. कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर पार्टिकल्स का जो एटम का ज़्यादातर एटम जो है अंदर से क्या होता है? हॉलो होता है. सो उन्होंने ये कहा कि ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए. इसका मतलब मोस्ट पार्ट, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला दैट मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो है एटम का वो एम्प्टी है, हॉलो है, खोखला होता है क्योंकि पार्टिकल सीधे निकल गए, है ना. चलिए, ये बात हुई. फिर दूसरा, एज सम पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम देयर पैथ, वो अपनी डायरेक्शन से भटक गए थे. देखिए, अभी हमने डिस्कस किया अल्फा पार्टिकल भी चार्ज कैसा होता है? हीलियम के न्यूक्लियस है तो चार्ज कैसा हुआ? पॉजिटिव. और ये आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं क्या कि पॉजिटिव यानी कि जो लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव से मतलब नहीं है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? लाइक मतलब पॉजिटिव पास आएगा तो क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर करेंगे. नेगेटिव एक दूसरे को दूर करेंगे. मतलब रिपल्सन होता है लाइक चार्जेस में. एक जैसे चार्जेस अपने आप को दूर भगाते हैं, जैसे मैग्नेट में आप लिखते हैं. ठीक है, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पर पार्टिकल सीधा जा रहा था. ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा. और इट डिफ्लेक्ट एट सम एंगल, वो कुछ एंगल में अपने रास्ते से भटक जाता है. इट मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, अब ये किसी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरेगा तभी ये रिपल्सन शो करेगा, है ना. इट मीन्स यानी कि जो कुछ पार्टिकल्स अपने पैथ से भटक गए थे वो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि देयर इज सम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, इनसाइड ऑफ एटम. मतलब एटम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है जो फंक्शन कर रहा है और इट इज एट द सेंटर. क्योंकि एक ही पार्टिकल आया तो इट इज एट द सेंटर. देखिए, हम इसको लिखते हैं एज some particles show deflection, it means there is some strong repulsive force
प्रेजेंट इन एटम, ठीक है। और ये उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है एटम में जो इन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। ये चीज़ हुई। चलिए, तो ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, या आप एटम में लिख दीजिए, जरूरी नहीं है आप पूरे सेंटेंस को लिखिए। अब बात करते हैं थर्ड वाले के बारे में। एज आई से थर्ड जो है उसमें ये कहा कि अल्फा पार्टिकल 20,000 में से सिर्फ एक लौट के वापस आ गया, एक लौट के वापस आ गया। तो जो दूसरा पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज को उसने रिप्रेजेंट कर दिया कि सम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ओवर देयर। रिपल्सिव फोर्स से कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ एन एटम। अब इसी की वजह से ये जो एक पार्टिकल है वो 180 डिग्री पर घूम करके वापस आया, ठीक है। हुआ उस वो भी मतलब आप कह सकते हैं उसका भी रिपल्सन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी न्यूक्लियस की वजह से। बट यहाँ पे जैसे हम इसको मीन्स देयर इज सम स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट इन एटम। चलिए यहीं पे छोड़ देते हैं एक बार, इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो एक पार्टिकल लौट के वापस आया, अब ये जो लौट के वापस आ रहा है सिर्फ एक पार्टिकल है। एक पार्टिकल वापस लौट के आने का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसने जो स्पेस एक्वायर किया है इस एटम में वो क्या है, बहुत लेस। मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर very less space very less space in an atom according to atom size। एटम की साइज के मुकाबले में जो कि 10 की पावर -10 मीटर आप लोग लेते हैं, न्यूक्लियस की साइज यानी जहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इट इज ओनली अबाउट 10 की पावर -15। मीन्स टू से, कहने का मतलब इतना सा है कि एक पार्टिकल लौट करके आने का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम में इट एक्वायर्स वेरी लिटिल स्पेस इन कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक साइज। यानी एटम की साइज के मुकाबले में ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम स्पेस एक्वायर करता है। क्यों? तभी तो एक ही पार्टिकल लौट के आया। अगर ज़्यादा होता तो क्या होता, ज़्यादा पार्टिकल लौट के वापस आते। तो इसमें आप कहेंगे दैट पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस, ठीक है, हम मॉडल में इसको डिस्कस कर लेंगे। एज यू ऑल नो अबाउट दैट कि प्रोटॉन्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं, मतलब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इन एन एटम acquire very little space in comparison of atomic size। यानी एटम की जो साइज है उसके मुकाबले में सिर्फ बहुत छोटा है न्यूक्लियस, यानी जो पॉजिटिव चार्ज। तो ये तीनों जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए उन्हीं के आधार पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला। खोखला है, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स इधर निकल गए। कुछ एंगल पे ये घूम रहे हैं, इसका मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है प्रेजेंट इन द सेंटर, इन सेंटर ऑफ एटम। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इन सेंटर ऑफ एटम। ठीक है जी। अब देखिए इसी के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल दिया। क्या दिया मॉडल? उन्होंने ये कहा
फर्स्ट वन क्या कहा उन्होंने, एज मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है, और उसमें उन्होंने न्यूक्लियस को डिटेक्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज all positive charge of an atom present in center in a body known as न्यूक्लियस। यानी उन्होंने बताया कि जो एटम है उसके सेंटर में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और जहाँ वो प्रेजेंट होता है, जिस बॉडी में वो प्रेजेंट होता है, उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे हमने अभी इसमें ये देखा कि मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर जो एटम का पार्ट है वो खोखला होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। मोस्ट पार्ट of an atom is empty, ज़्यादातर पार्ट जो है एटम का एम्प्टी होता है, in which electrons revolve around nucleus in a orbit। या फिर इतना ही छोड़ देते हैं एक बार इसको। उन्होंने ये कहा कि जो ज़्यादातर पार्ट है एटम का वो एम्प्टी होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस विथ हाई स्पीड। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने ये बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड पैथ, इट इज़ नॉन एज न्यूक्लियस नहीं सॉरी ऑर्बिट, नॉन एज ऑर्बिट। यानी जो फिक्स्ड पैथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन्होंने उसको ऑर्बिट नाम दिया। कुछ इस तरह से कि ये सेंटर न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। वी कैन कंपेयर दिस मॉडल, ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसको सोलर सिस्टम मॉडल से हम कंपेयर कर सकते हैं। एज अराउंड सन अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व, सन के चारों तरफ दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट। सो सिमिलरली इनका भी कुछ ऐसे ही कहना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियस को सन मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट मान लीजिए, तो वो हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये मॉडल दिया। अब देखिए बात आती है कि जब ये मॉडल दिया, नो डाउट कुछ ना कुछ कमियां जो हैं साइंटिस्ट ढूंढते हैं, उनकी हैबिट है उस चीज़ को परफेक्ट बनाना। ऐसा नहीं है कि वो कमियां उससे दुश्मनी के लिए ढूंढते हैं, एक्चुअल में वो ये चाहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो परफेक्ट हो, उसमें बिल्कुल भी कमी ना हो।
तो उसके लिए वो फिर से दूसरे साइंटिस्ट ने जब इस चीज़ को समझा तो उन्होंने उनको कुछ कमियां मिली। तो हम बात करते हैं इनके ड्रॉबैक्स के बारे में। क्या ड्रॉबैक्स हैं? चलिए, ड्रॉबैक्स में एक तो पहले इनकी कमी जो है वो समझ लेते हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन about stability of an atom. अब देखिए, स्टेबल कंडीशन से कहने का मतलब ये है कि ये स्टेबिलिटी क्या है, मतलब वो फिक्स्ड शेप में अपनी स्टेबल कंडीशन में नहीं रह सकता। उसकी जो शेप है, साइज़ है या जो भी कंडीशन है उसमें स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए कि किस तरह से वो स्टेबल रहता है। क्यों नहीं बता पाए? देखिए, यहाँ पर एक साइंटिस्ट की थ्योरी चल रही थी इस समय, मैक्सवेल थ्योरी। और इस मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से ये था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विथ हाई स्पीड, जब इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करता है, देन इट एमिट एनर्जी, तो वो एनर्जी को अपनी रिलीज करता है। अगर वो स्पीड से, भाई आप लोग भी स्पीड से काम करते हैं, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, फिर काम करने की क्षमता कम हो जाती है आप लोगों की, है ना। सिमिलरली उनका ये कहना था मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से। दूसरे साइंटिस्ट ने जो कहा वो समझिए। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो हाई स्पीड के साथ घूमेंगे तो एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। और एनर्जी जब लॉस होगी तो वो उनकी काम, मतलब घूमने की आप कह सकते हैं, वो सर्कुलर जो है वो छोटा होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। क्यों? बिकॉज दे आर लूजिंग एनर्जी, एज दे हैव मोर एनर्जी दे आर मूविंग इन दैट मैनर। बट जैसे एनर्जी लॉस होगी वो न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे, ड्यू टू दैट रिड्यूसिंग ऑर्बिट, ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और फाइनली दे एंटर्स इनटू न्यूक्लियस इन दैट मैनर। यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग विथ हाई स्पीड एंड एमिटिंग एनर्जी, एनर्जी एमिट कर रहे हैं और देयर यू कैन सी ऑर्बिट, जिस पैथ पे वो घूम रहे हैं। देखिए, ये जो लाइन रिप्रेजेंट की गई है सिर्फ ये वो दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं। भाई मान लीजिए प्लैनेट्स, अब प्लैनेट्स आप सन के चारों तरफ प्लैनेट्स के ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे वो घूम रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि हाईवे बनी हुई है, कोई रोड वोड बनी हुई है, उस पर इसको चलना है, नहीं ना। ये अपने नेचर, आप कह सकते हैं नेचुरल बिहेवियर है इसका कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता है। अब हमें उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दूँ और ये ऑर्बिट ना दिखाऊँ तो आपको वो चीज़ समझ भी नहीं आएगी। तो ये एक्चुअल में ऑर्बिट ड्रॉ किया गया है कि इस पर ये घूमता है, ठीक है। हमारे लिए तो ऑर्बिट, जैसे मान लीजिए रोड है तो बनी हुई है, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये इनकी जो रोड है वो बना हुआ थोड़ी है, उसको आपको सिर्फ दिखाना है, दिखती नहीं है। एज इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड इट, सो ड्यू टू रिड्यूस देयर एनर्जी दे दैट यू कैन से रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ये जो स्फीयर बन रहा है इनका ऑर्बिट है वो कम होती जाती है एंड दे गो क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस और फाइनली दे शुड एंटर इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन उनके हिसाब से, और फिर अगर न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा तो एटम की जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो इस तरह से एक तो स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, समझ में आया कैसे? एज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन while moving with high speed should emit energy, or when they emit energy then their circular path or orbit reduces and they should enter into the nucleus, वो न्यूक्लियस में एंटर कर जानी चाहिए और एटम जो है उसकी शेप कोलाप्स हो जाएगी। बट इट डज नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो ये पेन, ये जो आप जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हैं उनकी शेप फिक्स्ड ही नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो उनकी शेप को बनाए हुए हैं वो न्यूक्लियस में एंटर कर जाता। सो देयर इट डज नॉट हैपन, ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से तो ऐसा हो जाना चाहिए लेकिन होता नहीं। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग दैट ही टोल्ड, एक तो ये हो गया,
it cannot explain electronic structure of an atom। कहने का मतलब ये है, आप सभी को आज तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट में भी आप देखते हैं 2n² से पता लगा सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। वो फॉर्मूला जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यूज़ करते हैं ये है। तो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। चलिए अब बात करते हैं हम अगले मॉडल के बारे में, जो आप कह सकते हैं रदरफोर्ड की कमियों को इन्होंने दूर किया, हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर मॉडल। इन्होंने जो कहा, चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट ही टोल्ड दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट in the center ठीक है, in which that all positive charge is present, electron revolve around nucleus in orbit of fixed radius and energy। यानी जिन ऑर्बिट में वो घूमते हैं उनका रेडियस और एनर्जी फिक्स होता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं। एंड दिस ऑर्बिट्स वर रिप्रेजेंटेड by n is equal to that KLMN, या तो ऐसे रिप्रेजेंट किए जैसे आप देख पा रहे हैं KLMN, या फिर इनको 1 2 3 4 ऐसे भी आप नेमिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने जो कहा, ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नो डाउट और फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, उन ऑर्बिट्स की रेडियस यानी न्यूक्लियस से दूरी और एनर्जी जो है वो फिक्स होती है, यानी वो चेंज नहीं होती है। इसके साथ उन्होंने ये ऑर्बिट्स के आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया, KLMN और 1 2 3 4 से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में ये फार्मूला जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था 2n², वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। 2n² मतलब कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए हम थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो थर्ड ऑर्बिट यानी 3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्ड ऑर्बिट में होते हैं। ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट में आप देखोगे 16 2 ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद जैसे ये ऑर्बिट्स वगैरह की इन्होंने इसके बारे में इन्होंने बताया, फिर आगे उन्होंने जो बताया ये कहा कि इनकी जो एनर्जी है वो फिक्स होती है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब हम न्यूक्लियस से दूर मूव करते हैं, सो जो सबसे पास वाला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है और लीस्ट होती है, सॉरी। और एज वी मूव अवे, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ऑर्बिट्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। कहने का मतलब सीधा सा है, जो न्यूक्लियस के पास है उसकी एनर्जी लीस्ट और जो न्यूक्लियस से अवे है वो एनर्जी हाईएस्ट। सो as we can write down here, with increase in value of n, energy level decreases। मीन्स टू से जो K है उसकी लीस्ट एनर्जी और जो अवे है
अब देखिए ज़रूरी नहीं यहाँ पे 4 ही हो या KLMN ही हो, 4 ही ऑर्बिट हो, हम पीरियडिक टेबल में देखेंगे 7 ऑर्बिट्स होते हैं। तो इस पिक्चर में अगर देखें, इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा दूर है वो N है, तो हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए, साथ में उनकी एनर्जी बारे में पता लग गया। इसके अलावा देखिए उन्होंने ये कहा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एंगुलर मोमेंटम of electron around nucleus is mvr, ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, सो इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम जो है ये होगा किसी भी ऑर्बिट का, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व करेंगे, अदरवाइज उस ऑर्बिट में अगर ये एंगुलर मोमेंटम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर आप जो ये NH/2π देख रहे हैं, ये M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी, R रेडियस, ठीक है, N नंबर ऑफ ऑर्बिट, H प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये कॉमन चीज़ें हैं और ज़्यादा इसके आपको डिटेल में जाना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसका MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम ये हो, ठीक है। इसके अलावा जो रदरफोर्ड में कमी रह गई थी कि जब वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में तो एनर्जी लूज़ करेंगे और न्यूक्लियस में एंटर कर जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा दैट व्हाइल मूविंग अराउंड ऑर्बिट्स, सॉरी moving in orbits around the nucleus, electrons do not emit energy, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी एमिट नहीं करते। अब कैसे नहीं करते, तो उनके हिसाब से ये था कि ये देखिए जैसे हम यहाँ पर ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया, ये हो गया मान लीजिए K ऑर्बिट, ठीक है, ये L ऑर्बिट, दो ही कर लेते हैं, ज़्यादा हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज लीस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, और दिस वन इज हायर। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, देन दे जंप फ्रॉम हायर ये लोअर टू हायर ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब लीस्ट एनर्जी लेवल में होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से साथ में अगर वो हायर एनर्जी लेवल में मूव कर रहे हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं बाय रिलीजिंग एनर्जी। कहने का मतलब समझ रहे हो, व्हेन दे आर मूविंग इन लीस्ट एनर्जी ऑर्बिट, तब तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेंगे और हायर लेवल में चले जाएंगे, और अगर वो हायर में मूव कर रहे हैं तो एनर्जी को रिलीज करेंगे और लोअर लेवल में चले जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि एनर्जी जो है कुछ इस तरह से मेंटेन की जाती है, लो लेवल से हाई लेवल, हाई लेवल से लो लेवल में इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और जंप करके वो एनर्जी को लूज और गेन करते हैं, और इस तरह से एनर्जी जो है मेंटेन की जाती है। वाइल एब्जॉर्प्शन एंड दैट एमिशन, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए और यानी रिलीज करते हुए लाइन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। ये जैसे 7th पॉइंट मैंने आपको समझा दिया इसमें, ठीक है, लिख नहीं रहे। वाइल एब्जॉर्प्शन
and emission of energy line spectrum is formed। ठीक है बेटा जी। तो कुछ इस तरह से आपने देखा नील्स बोर ने उनकी कमियों को दूर किया। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² का फॉर्मूला से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पता लगने लगे ऑर्बिट में, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। साथ में ये कि एनर्जी किस तरह से कम नहीं होती है, तो उन्होंने बता दिया कि ये कि जंप और वो जंप करते हैं हाई से लो, लो से हाई में, और उस तरह से वो एनर्जी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन आप सभी को पता, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उसमें कोई ना कोई कमी जो है वो रह जाती है, और इसी तरह से ड्रॉबैक ऑफ नील्स बोर। इनके मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या है पूरी डिटेल में आपको देखिए हायर क्लासेस में पढ़ने के मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स जब वो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो इसमें पहली चीज़, जब हायर आप कह सकते हैं क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें ये देखने को मिला कि जो लाइन स्पेक्ट्रम इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन लाइन्स, एक लाइन से ज़्यादा से बना हुआ था। तो वो लाइन स्पेक्ट्रम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरह से वो एक से ज़्यादा लाइन से का बना हुआ है। तो फर्स्ट थिंग जो है लाइन स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। Structure of line spectrum, how it is made up of more than one line। और देखिए जो एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा है, मतलब देखिए एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा होता जाएगा, तो उनकी स्ट्रक्चर को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कैन नॉट एक्सप्लेन structure of atom with higher number of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जो एटम है उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ में इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक एटम जो है वो दूसरे एटम से कंबाइन करके किस तरह से मॉलिक्यूल बनाता है या कंपाउंड बनाता है, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करके, तो वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखिए हर चीज़ जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ कमियां भी जो हैं वो ढूंढी जा रही हैं। सो इन दिस मैनर ही एक्सप्लेन हिज थ्योरी एंड दिस वर देयर ड्रॉबैक्स। तो हमने इस वीडियो में जो एटॉमिक मॉडल थे उनके बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू।